हेलो दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज हम बात करेंगे इपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी के नाम से भी जानते हैं। और ये बात करने के लिए आज मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर प्रणव जोशी। डॉक्टर प्रणव जोशी खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट है और 2007-8 से डीएनबी की उन्होंने स्टडी करके अहमदाबाद में ही अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और अहमदाबाद के जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल है उसमें भी वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर प्रणव जोशी, आपका स्वागत है। और मैं मेरे दर्शक की ओर से आपसे जानना चाहता हूँ मिर्गी के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले तो ये कि क्या मिर्गी के क्या लक्षण होते हैं? मिर्गी वैसे देखा जाए तो बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इन जनरल पॉपुलेशन, समाज की दृष्टि से देखा जाए तो 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी हर 100 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको मिर्गी की बीमारी हो सकती है। इसलिए मिर्गी के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। मिर्गी के जो सबसे कॉमन लक्षण होते हैं वो हम जानते हैं कि हाथ और पैर उसके बहुत टाइट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को मिर्गी की शिकायत होती है वो बेहोश जैसा हो जाता है, वो अपना कंट्रोल खुद नहीं कर पाता है। हाथ और पैर टाइट हो जाते हैं या तो झटकने लगते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर या कोई भी एक साइड का हाथ और पैर झटकने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें हैं उसमें एक ये है कि मिर्गी के अटैक के दौरान वो व्यक्ति कोई आपसे संवाद करने के लिए या आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकता है, या वो जो समझता है तो वो बोल नहीं सकता है। ये सबसे जरूरी चीज होती है मिर्गी के व्यक्तियों के लक्षण में। और दूसरा होता है कि कभी काफी टाइम पेशेंट गिर जाता है, बेहोशी की हालत में ही पेशाब अंदर हो जाता है, या मुंह में जबान, दांत के बीच में जबान आ जाती है जिसकी वजह से खून भी निकल सकता है। और मुंह से पानी भी आता है? मुंह से जाग भी आ सकता है। कभी कभी आंखें भी ऊपर चढ़ जाती है। तो झटके से लेके हम बोल सकते हैं कि पेशेंट बेहोश तक भी हो जाता है और उसकी दांत से अपने टंग को भी इंजरी हो सकती है। तो मिर्गी होता क्यों है? ये डिजीज लोगों को होता क्यों है? केतन भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब तक हम उसका कारण नहीं जानेंगे तब तक वो कैसे ठीक करना है या क्या करना चाहिए उसके लिए वो जानना मुश्किल होता है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मिर्गी है वो दिमाग की बीमारी है। ये मगज के साथ रिलेटेड है, ये मन की बीमारी नहीं है। दिमाग की अपनी ही एक इलेक्ट्रिकल रिदम होती है, हर एक व्यक्ति में वो रिदम रेगुलर होती है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिकल रिदम कोई वजह से इरेगुलर हो जाती है तब वो बॉडी का कंट्रोल, यानी जो मगज है वो बॉडी का कंट्रोल छोड़ देता है और उस व्यक्ति को मिर्गी आ सकती है। अगर ये देखे कि जो वजह है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल रिदम एबनॉर्मल या डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे दिमाग में कोई पुरानी चोट है, या दिमाग में खून नहीं मिल रहा है, जैसे पैरालिसिस का असर हुआ है, तो उसकी वजह से उसकी जो रिदम है, उसकी जो सर्किट है वो कभी कभी ब्रेक हो जाती है। अगर दिमाग में कोई गांठ या ट्यूमर जैसा बना हुआ है तो जिसकी वजह से भी हो सकता है कि मिर्गी जी की बीमारी हो सकती है। और कभी कभी काफी सारे ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों में हम देखते हैं कि ऐसा कोई कारण न होने के साथ भी सिर्फ दिमाग में केमिकल चेंजेस की वजह से ये मिर्गी की बीमारी हो सकती है। ओके, हेरिडिटरी क्या चांसेस रहते हैं? मतलब फैमिली हिस्ट्री में से कि ऐसे कोई हेरिडिटरी चांसेस है? हाँ, बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि अगर मेरे को एपिलेप्सी है तो मेरे बेटे में या बेटी में आने की कितनी संभावनाएं हैं। एपिलेप्सी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब एपिलेप्सी हेरिडिटरी होना जरूरी नहीं होता है। एपिलेप्सी के जो भी कारण है कि जो जैसे दिमाग में खून नहीं पहुंचने की वजह से, चोट की वजह से, ट्यूमर की वजह से, या वो सब सेकेंडरी जो एपिलेप्सी हम बोलते हैं, वो सब जो कारण होते हैं वो बिल्कुल ही हेरिडिटरी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, कुछ कुछ केमिकल जो चेंजेस दिमाग में होते हैं, उसमें से करीब करीब 5 से 10% चांसेस ऐसे होते हैं कि एपिलेप्सी की बीमारी हेरिडिटरी भी हो सकती है, एक फैमिली में एक से ज्यादा लोगों को भी हो सकती है। तो डॉक्टर प्रणव जोशी ने हमने बहुत अच्छी बात बताई कि मन का रोग नहीं है, मस्तिष्क का, ब्रेन का रोग है। तो कई बार हम दोहरे धागे में जो मानते हैं और दवाई नहीं करवाते हैं, वो बहुत हमारी गलती है।
उसको समझना चाहिए। डॉक्टर प्रणव, हमें ये बताइए कि किस तरह से आप डायग्नोसिस करते हैं, सिर्फ हिस्ट्री पर से या कोई डायग्नोस्टिक पॉइंट भी रहते हैं आपके? केतन भाई, सबसे जरूरी जो मिर्गी की बीमारी का डायग्नोसिस है कि ये मिर्गी की बीमारी है कि नहीं, उसके लिए हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पेशेंट बता नहीं पाता है, तो जो पेशेंट के आसपास के लोग हैं जिन्होंने ये एपिसोड देखे हैं, उनकी तरफ से ये पूरा बयान कि वो कैसे शुरू होता है, कितने मिनट तक चलता है, कहाँ पे जाता है, कैसे हाथ पैर पटकता है, कैसे होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक डॉक्टर के लिए, एक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, कि जो निदान में हमको हेल्प कर सके। एक बार पेशेंट हमारे पास एपिलेप्सी के साथ या ऐसे मिर्गी के साथ आता है, तो उसको फिर कंफर्म करने के लिए और उसके कारण जानने के लिए बाद में हम टेस्ट करवाते हैं। इनमें से जो दो सबसे जरूरी टेस्ट है उनके बारे में मैं 2 मिनट बताऊंगा। एक है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे हमको मालूम है कि हमारे हृदय की गति, हृदय के जो धबकारे होते हैं, उसको उसके लिए इरेगुलर को जो समझना चाहते हैं तो हम ईसीजी करवाते हैं, राइट। वैसे ही ये दिमाग की जो रिदम है उसको जानने के लिए हम ईईजी निकलवाते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि दिमाग की रिदम बराबर चल रही है या वो बॉडी का कंट्रोल छोड़ रही है। और दूसरा जो टेस्ट है वो उसका कारण जानने के लिए, जिसको हम सिटी स्कैन या एमआरआई कहते हैं, कि ये जो मिर्गी की तकलीफ है वो दिमाग में कोई चोट की वजह से या खून नहीं पहुंचने की वजह से या ट्यूमर की वजह से नहीं है, वो जानने के लिए सिटी स्कैन और एमआरआई जरूरी होता है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि जिसने अटैक देखा है वो अपने जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो अच्छे से बयान करे कि किस तरह का अटैक था, तो उससे एज ए राइट। केतन भाई, एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा कि आजकल तो हर एक के पास स्मार्टफोन होते हैं, तो हम यूजुअली पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके तो वो डॉक्टर के लिए और न्यूरोलॉजिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो जान सके कि कौन से प्रकार की मिर्गी आती है। ओके, अब साहब डॉक्टर प्रणव, हम थोड़े ट्रीटमेंट साइड पे आइए। तो क्या एक ही अटैक आने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि कुछ वेट करना चाहिए? कब न्यूरोलॉजिस्ट के पास उनको आना चाहिए पेशेंट को? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि एक ही बार अगर मिर्गी का अटैक आता है तो वो एपिलेप्सी की बीमारी है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि एक ही बार एपिलेप्सी का अटैक आना या मिर्गी का अटैक आने की काफी और वजह भी होती है जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर शुगर की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी मिर्गी आ सकती है, एपिसोड ऑफ सीजर आ सकता है। लेकिन उसमें एपिलेप्सी के लिए दवाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ग्लूकोज की यानी शुगर नॉर्मल रखने की दवाइयों का एडजस्टमेंट कर दें तो उसको लिए एपिलेप्सी की दवाई जरूरी नहीं होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिसमें 2 बार से ज्यादा बार मिर्गी आई है और वो 24 घंटे से ज्यादा समय अंतराल के बाद भी अगर 2 बार अलग अलग तरीके से मिर्गी का अटैक आया है, तो उस पेशेंट में, उस व्यक्ति में तीसरी बार मिर्गी के अटैक आने की संभावनाएं 70% से भी ज्यादा, 70% से भी ज्यादा होती है। तो जिसको 2 बार से ज्यादा अटैक आता है, वो सब पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप आगे डायग्नोसिस कराओ और जरूरत पड़े उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराओ। ओके, तो एज ए ट्रीटमेंट आप किस तरह से ऐसे पेशेंट को हैंडल करते हो जब आपके पास आते हैं, 2 एपिसोड के बाद आए और कंफर्म हो गया कि उनको एपिलेप्सी है ईईजी के थ्रू, बाद में किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट पार्ट लेते हो? बिल्कुल, जो मिर्गी की बीमारी है, एपिलेप्सी की बीमारी है, उसमें सबसे जरूरी और सबसे पहला ट्रीटमेंट का पार्ट आता है कि उसका कारण जानना, जो हम ईईजी और एमआरआई की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो मेडिसिन का स्टेप आता है। मेडिसिन, आजकल एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो बहुत सारी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन अवेलेबल हैं। वो एंटी एपिलेप्टिक जो मेडिसिन हैं वो ये काम करती है कि जो दिमाग का जो रिदम है, जो हमने बात किया कि इलेक्ट्रिकल रिदम है जो एबनॉर्मल हो जाता है, उसको रेगुलर रखने का काम करता है। तो अगर हम बात करें तो एपिलेप्सी को पर से एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के से ज्यादा वापस ऐसा रिदम डिस्टर्बेंस न हो जाए, वापस मिर्गी का अटैक न आए, उसके लिए दवाई जरूरी होती है। एक बार यूजुअली एपिलेप्सी कंट्रोल में आ जाए, यानी लास्ट एपिसोड हो, उसके बाद हम यूजुअली एज अ होल, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एज अ होल हम ऐसा बताते हैं
कि 3 से 4 साल तो मिनिमम दवाई लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से ब्रेन की रिदम रेगुलर रहे। ओके, और जब आप वॉच कर रहे हो और ये 3-4 साल में या तो पेशेंट ने दवाई अपने आप बंद कर दी, या तो डोज मिस हो गया, या तो कोई भी वजह से फिर से अटैक आया, तो क्या तब से फिर से 3-4 साल दवाई का पीरियड शुरू हो जाता है? राइट। ऐसा ऐसा साइंटिफिक रिसर्च के बाद केतन भाई सबका मानना ऐसा है कि अगर ब्रेन की रिदम कंटिन्यूअसली 3 साल तक अगर हम नॉर्मल रख पाते हैं तो वो रिदम को रेगुलर रहने की जैसे आदत से बन जाती है। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बताए तो अगर उसमें एक बार भी अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है, दवाई भूल गए या खाना ठीक से नहीं खाया या नींद पूरी नहीं की, ये सब भी बहुत जरूरी परिबल है साथ में जो हमको मेंटेन करने पड़ते हैं। और वापस अगर एक बार एपिसोड आया तो हम ऐसा बोलते हैं लास्ट जो एपिसोड है उससे कम से कम आप 3 या 4 साल तक दवाई तो ये बहुत मेरे दर्शक मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि बात गौर से सुने कि एक बार भी अटैक आया, अगर आप दवाई भूल गए तो आप फिर से 0 पे तक चले जाओगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपके डॉक्टर्स जैसे भी एडवाइस करें उस तरह से आपको ट्रीटमेंट लेते रहना है। लेकिन डॉक्टर प्रणव भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि इतनी लंबी टाइम दवाई लेने की कोई साइड इफेक्ट्स होती है? लोग बोलते हैं कि उनसे याद शक्ति कम हो जाती है या तो ब्रेन थोड़ा वीक हो जाता है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? नहीं केतन भाई, आपका सवाल बहुत सारे पेशेंटों का, दर्दियों का भी हमारे को रेगुलर ये सवाल रहता है और ये बहुत जरूरी है। हर एक दवाइयाँ जो ब्रेन में या शरीर के किसी भी भाग में एक्ट करती है तो वो केमिकल माध्यम से एक्ट करती है, यानी जो बॉडी का जो केमिकल है उसके साथ वो रिएक्ट करती है और इस हिसाब से वो इफेक्ट करती है। यानी उसकी वजह से दिमाग के या बॉडी के केमिकल में चेंजेस होना बहुत वाजिबी है और बहुत कॉमन है। लेकिन हर एक पेशेंट को ये साइड इफेक्ट हो वो जरूरी नहीं है। और आपने पर्टिकुलरली मेमोरी की या दिमाग कमजोर हो जाने की बात कही, तो ऐसी साइड इफेक्ट्स यूजुअली सब मेडिसिन के साथ नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स को जिनको 1 या 2 मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है, जिनको ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है या ज्यादा भारी डोज लेने की जरूरत पड़ती है, उनमें भी हम जो साइड इफेक्ट का प्रोफाइल देखते हैं वो करीब 5 से 10% के बीच में रहता है। यानी 100 पेशेंट अगर वो 3 मेडिसिन खाते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको साइड इफेक्ट होती है। और इसीलिए हम एक बार पेशेंट को मेडिसिन शुरू करते हैं तो हर 3 महीने पे या 6 महीने पे उनको वापस फॉलोअप में बुलाते हैं ताकि हम ऑब्जर्व कर सके कि ये पेशेंट को साइड इफेक्ट डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमें फायदा देखना है कि अगर दवाई नहीं लेंगे तो कितना नुकसान होगा, नहीं कि हमें साइड इफेक्ट्स देखना है। तो एक बार दवाई शुरू की है तो साइड इफेक्ट की चिंता किए बिना हमें दवाई कंटिन्यू ही रखना है। दूसरा, अभी आपने फूड की बात बताई, तो क्या कोई खास फूड आप सजेस्ट कर सकते हो जो आपकी ट्रीटमेंट के अंडर है या एपिलेप्सी के पेशेंट है, उनके लिए कोई खास फूड आप सजेस्ट कर सकते हो कि जो उनकी ट्रीटमेंट के साथ हेल्पफुल रहे? बिल्कुल केतन भाई, जैसे कोई हर एक बीमारी के साथ फूड का भी इतना ही महत्व होता है, लेकिन एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए हम हमेशा बताते हैं कि अ बैलेंस डाइट इज गुड इनफ। उसके लिए कोई स्पेसिफिक फ्रूट, कोई स्पेसिफिक ड्राई फ्रूट, कोई स्पेसिफिक तरह का फूड खाने से फायदा होता है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप अपना खाना इरेगुलर खाते हैं, खाने का टाइम नहीं संभालते हैं, तो आप में एपिलेप्सी या सीजर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पर्टिकुलरली जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं उनमें हम जो 2 सबसे कॉमन कारण देखते हैं कि दवाइयों के साथ भी अगर एपिलेप्सी आया है, मिर्गी का अटैक आया है, तो उसमें एक खाना इरेगुलर होना और एक नींद इरेगुलर होना, ये दोनों सबसे कॉमन कारण होते हैं। तो दवाई के साथ ये 2 चीज, दवाई के साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप प्रॉपर स्लीप लीजिए और बैलेंस्ड डाइट लीजिए। अभी ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी पेशेंट आपकी ट्रीटमेंट में है तब और कोई प्रिकॉशन या और कुछ एडवाइस, आप कुछ लोग बोलते हैं कि आप व्हीकल मत ड्राइव करो, या लेडीज है तो किचन के, तो ऐसे कुछ आप ध्यान रखने की बातें बता सकते हो कि उस पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल केतन भाई, शुरुआत के 2 या 3 महीने के अंदर जब हमको मालूम नहीं है कि ये मिर्गी का अटैक ये दवाइयों की मदद से अच्छा सा कंट्रोल हो गया है, तब तक हम यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस देते हैं कि वो ड्राइविंग न करें, वो बहुत हाइट पे अकेले न जाए। अगर फायर यानी किचन में भी अगर काम करना है तो कोई ना कोई साथ में रहे। काम कर सकते हैं लेकिन कोई साथ में होना जरूरी है। स्विमिंग अकेले न करें और बहुत हाइट पे अकेले न जाए। एक बार अगर 3 से 6 महीने अच्छे से दवाइयों के साथ कंट्रोल में आ गया
तो यूजुअली अपने गवर्नमेंट में ऐसा लॉ नहीं है कि वो ड्राइविंग कभी भी नहीं कर सकता है। वो अपना रूटीन काम यूजुअली अगर कंट्रोल है तो अपना रूटीन काम आराम से कर सकता है। और मेरे ख्याल से पेशेंट जो लोग को अटैक आते हैं उनको पता भी चल जाता है कि जिसको हम ऑरा बोलते हैं कि मुझे अटैक आने वाला, ऐसी कुछ साइन भी बॉडी देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। काफी पेशेंट्स को अटैक आने से पहले जैसे पेट में कुछ अजीब सा होना, जैसे चक्कर आना या आगे आंखों के सामने विजुअल फ्लैशेस देखना, ऐसे ऑराज आते हैं जिनसे उनको मालूम पड़ जाता है कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा या बैठ नहीं जाऊंगा तो मुझे बड़ा अटैक आने की संभावना होती है। प्रणव भाई, मेरे पास भी बहुत सवाल है, आपके पास भी बहुत आंसर है, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ के ये डिस्कशन को खत्म करूंगा कि सपोज मैंने बाहर रास्ते पे कि कोई मरीज को देखा कि जो अकेला है और उसको इपिलेप्सी का अटैक आया, तो एज ए सिविल पर्सन मुझे उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? लोग वो ओनियन सुगाते हैं या तो अपने जूता निकाल के सुगाते हैं, तो क्या उस वक्त आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा केतन भाई, ये बहुत जरूरी सवाल भी है कि जब मिर्गी का अटैक आता है तो यूजुअली ड्यूरेशन जो उसका होता है वो 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। तो हमको क्या करना है कि अगर कोई हमारे आसपास के व्यक्ति में मिर्गी का अटैक आता है तो हमको उसको ऐसी जगह सुलाना है जहां पे इंजरी होने की संभावनाएं कम हो जाए। जैसे अगर उसने बहुत टाइट कपड़े पहने हैं तो हम वो बटन लूज कर सकते हैं। वो एक अकेला अगर चारपाई पे है या पलंग पे है तो उसको ऐसी जगह से सुला दे कि जिसपे आजू बाजू कोई इंजर्ड ना हो सके। तीसरी जो बात है वो एक तरफ करना, बाएं तरफ या दाएं तरफ अगर उससे करने से क्या होता है कि कभी कभी वॉमिटिंग जो होती है वो बाहर निकल जाती है और वो वापस अंदर नहीं जाती या वो आगे इंजरी नहीं करती है। आपने जो ओनियन की और जूता सुंघाने की बात की, उससे कोई फायदा नहीं होता है, वो कंप्लीटली मिथ है। तो वो करने से दूर रहना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं होता है। यूजुअली आप अगर पेशेंट को 2 या 3 मिनट कुछ नहीं करेंगे, उसको इंजर्ड नहीं होने के लिए एक साइड पे सुला देंगे तो भी वो ठीक हो जाने वाला है। उसको जबरदस्ती पकड़ने से या जबरदस्ती हाथ सीधा करने से उसमें बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है। तो ये 2 से 3 मिनट वेट करना चाहिए और उसके बाद एक बार वो संभल जाए, एक बार जो जब सीजर खत्म हो जाए, मिर्गी का दौरा खत्म हो जाए, तो उसके बाद उसको धीरे से पकड़ के संभल के फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, ये चर्चा हम यहाँ ही खत्म करते हैं। और प्रणव भाई जोशी जो 2008 से मतलब 12 साल से अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यंग डायनेमिक डॉक्टर है और उन्होंने काफी कम उम्र में एक अहमदाबाद में अपना एक न्यूरोलॉजी फील्ड में नाम बनाया है। वो खुद यहाँ आए और हमारे साथ जो बातचीत की, आप सभी दर्शक मित्रों की ओर से मैं उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर प्रणव भाई। थैंक यू केतन भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, नमस्कार।